हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडी। आज हम गोविंद पारी के पेज नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 9 तक पढ़ लिया था। उसमें एक डाउट था कि आधुनिक मत अनुसार पेशियों की संख्या कितनी होती है। तो आधुनिक मत के अनुसार पेशियों मतलब मसल्स। तो ह्यूमन बॉडी में कितनी 689 मसल्स होती है। ठीक है, अब हम आज पढ़ते हैं वय विभाजन। तो हर आचार्य ने अलग अलग वय विभाजन बताया, एज क्लासिफिकेशन। सबसे पहले देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक ने विवाह स्थान में बताया है वय विभाजन। तो बाल बताया उन्होंने 0 से 30 वर्ष, मध्यम 30 से 60 और जीर्ण 60 से 100 वर्ष। ठीक है, आचार्य चरक ऐसे जिन्होंने 60 वर्ष तक मतलब सबने ही 60-70 वर्ष के आसपास बताया, लेकिन उन्होंने 3 वर्ष बताए। बाल 30 वर्ष तक, मध्यम 30 से 60 और जीर्णावस्था 60 से 100। अब इन्होंने बाल को 3 में डिवाइड किया। 1 से 16 तक अपरिपक्व धातु, 2 में डिवाइड किया, और 16 से 33 तक परिपक्व धातु। 1 वर्ष से 16 वर्ष तक अपरिपक्व धातु मतलब जैसे मेल के दाढ़ी समश्रु वगैरह नहीं आएंगे, फीमेल्स में मासिक धर्म स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए अपरिपक्व धातु 1 से 16 वर्ष तक, और 16 से 30 वर्ष तक परिपक्व धातु। उसका आता है सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने बताया है तीनों उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने बाल बताया 1 से 16 वर्ष तक, मध्यम 16 से 70 और वृद्ध 16 से 62। ठीक है, तो बाल के 3 बताए, शीरप, शीरन्नाद और अन्नाद, जो हम कुमारवृत्ति में पढ़ते हैं हमेशा। शीरप 1 वर्ष तक, शीरन्नाद 2 वर्ष तक और अन्नाद 2 से 16 वर्ष तक। और मध्यम है 16 से 70, तो इसमें वृद्धि वाली 20 वर्ष तक आयु है, यौवन वाली 30 वर्ष तक, पूर्णता 40 और फिर हानि चालू होती है 70 तक। तो किसी भी व्यक्ति की वृद्धि होती है 20 वर्ष तक, उसके बाद उसकी 20 से 30 में उसकी यौवन अवस्था होती है, फिर 40 तक वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, फिर 40 के बाद में उसका वापस से डीजनरेशन मतलब हानि की ओर जाता है 40 से 70 में, और 70 के बाद होती है उसकी वृद्धावस्था। अष्टांग संग्रह ने वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद बोली है और अष्टांग हृदय ने 70 के बाद। तो अष्टांग संग्रह आचार्य चरक के अनुसार है 60 के बाद, और अष्टांग हृदय 70 के बाद सुश्रुत के अनुसार। आचार्य चरक ने वृद्धावस्था न बोल के जीर्णावस्था बताया है। ठीक है, बाकी सबने वृद्धावस्था बताया। इसका आता है सार। तो सार कितने होते हैं आचार्य चरक के अनुसार? 8। तो 7 धातु है, त्वक रस की जगह पे त्वक बोला, त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्वसार। और आचार्य काश्यप ने एक और एक्स्ट्रा बताया है ओज। तो त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सत्व और ओज। योगियों की शक्तियाँ कितनी होती है आचार्य चरक के अनुसार? 8 शक्तियाँ होती है, और योग शास्त्र के अनुसार 23। उनमें से शूद्र गुण वाली शूद्र 5 है, और गुण प्रधान 10 और ब्रह्म प्रधान 8, ऐसे हो गए 23। तो आचार्य चरक के अनुसार योगी की शक्तियाँ हैं 8, योग शास्त्र के अनुसार 23, उनमें से शूद्र 5, गुण प्रधान 10 और ब्रह्म प्रधान 8। स्वप्न के भेद। स्वप्न के भेद आचार्य चरक ने कहाँ बताया? इंद्रिय स्थान में 7, और आचार्य काश्यप के अनुसार 10। तो 7 कौन कौन से? दृष्ट, शुद्ध, कल्पित, पार्थित, अनुभूत, भाविक और दोषज। मतलब जो देखा हुआ है, जो सुना हुआ है, जो कल्पना की है, जो हम सोच सकते हैं, जो अपने आप हो रहा है, जो दोषों के कारण हो रहा है, ऐसे स्वप्न के आचार्य चरक ने 7 भेद बताए और आचार्य काश्यप ने 10 भेद बताए। आगे आता है भूत उन्माद के भेद। उन्माद के भेद बताए हैं 5, पातज, पित्तज, कफा, सन्निपातज और आगंतुज। और भूत उन्माद के भेद बताए हैं 8। कौन कौन से? देव, गुरु, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस और पिशाच। आचार्य चरक ने क्या बोला है? शापोन्मत और ब्रह्म राक्षसोन्मत के स्थान पर देव, शत्रु और नाग ग्रह बताया है। और आचार्य वाग्भट ने चरक और सुश्रुत का अनुसरण करते हुए 5 अधिक बताए, कुष्मांड, निषाद, वेताल, प्रेत और ओकिरण। ठीक है, तो मेन तो आचार्य चरक वाले, वैसे सारे इनको भी कोई नहीं पूछता है, पर वैसे देखिए देव, गुरु, पितृ, पिशाच, ये सब चीज़ें ना, ये सब भूतोन्माद के भेद के अंदर आती है। मदन फल के कितने योग बताए हैं? 133 आचार्य चरक ने, और आचार्य सुश्रुत ने 31, मतलब इन्होंने 102 योग कम बताए हैं। तो आचार्य चरक ने कितने? 133 बोला। चरक मदन फल क्या है? मदन फल वामक द्रव्य में श्रेष्ठ है। आगे आता है अंतरिक्ष जल के भेद। अंतरिक्ष जल के भेद आचार्य चरक ने 3 और सुश्रुत ने 4 बताए। धार, कार और अहेम, ये तीनों ने सेम बताया, लेकिन तोषार ये आचार्य सुश्रुत ने एक्स्ट्रा बताया। तोषार मतलब जो ओस की बूंदें गिरती ना, वो। ठीक है, तो धार, कार, हेम और तोषार चरक ने 3 बताए, आचार्य सुश्रुत ने 4 बताए। इसका आता है ओष्ठ रोग।
ओष्ठ रोग की संख्या कितनी बताइए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 8 होते हैं और आचार्य वाग्भट के अनुसार 11 होते हैं। तो 8 कौन से थे? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मेदज, रक्तज, ये सब थे। और उन्होंने खंडोष्ठ, ओष्ठार्बुद और जलार्बुद एक्स्ट्रा बताया है आचार्य वाग्भट ने। ठीक है। गर्भिणी को यवागु देने का विधान। अभी यहाँ पे क्या है कि आप ऐसा मत सोचो कि इसमें ना सब चीज़ें लाइन वाइज आएगी या फिर सब्जेक्ट वाइज आएगी। यहाँ पर हमको जो कुछ मिलते जा रहा है बस हमको उसको पढ़ना है और बार बार बस पढ़ते रहना है। तो ये हमारी आंखों के सामने से जितनी बार निकलेगा हमको उतनी बार याद आएगा। अगर कोई ट्रिक आती है तो ट्रिक बताऊँगी मैं, अगर मुझे नहीं आती तो आप लोग खुद से बनाओ ताकि आपको बार बार अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है। तो गर्भिणी को यवागु देने का विधान क्या है? आचार्य चरक ने 8वें महीने बोला है। ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने 6ठे महीने बोला है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 8वें महीने में क्या बोला है? आस्थापन और अनुवासन बस्ती देंगे। चरक जी 8वें महीने में यवागु पान बोलेंगे और सुश्रुत जी बोल रहे हैं 8वें महीने में आस्थापन और अनुवासन बस्ती दे दो। और आचार्य चरक ने 9वें महीने में अनुवासन बस्ती का विधान बोला है, क्योंकि अभी 8वें में तो उन्होंने यवागु दिया है, तो 9वें में एकदम से वो बहुत ज़्यादा ही नहीं करेंगे ना, 9वें में वो अनुवासन ही देंगे बस। प्रसूतागार में स्त्रियाँ कितनी होनी चाहिए? आचार्य सुश्रुत के अनुसार 4 होनी चाहिए, आचार्य चरक के अनुसार अनेक स्त्रियाँ होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि ताकि उसको ना सांत्वना देने के लिए, उससे बात करने के लिए, ये सब चीज़ें। तो आचार्य सुश्रुत सर्जन थे ना, तो वो नहीं चाहते कि आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ हो, तो इसलिए उन्होंने कम बताई है, तो 4। और चरक ने बोला है अनेक स्त्रियाँ। ठीक। अब विष के बारे में आता है यहाँ पर। तो चरक चिकित्सा स्थान में 23 अध्याय में विष का वर्णन किया है। सुश्रुत ने कल्प स्थान पूरा बताया, भाव प्रकाश ने चिकित्सा स्थान और काश्यप ने सर्व विष प्रतिपादक अध्याय बताया। ठीक। उसके बाद आता है उपविष। तो उपविष कितने बताए हैं? रस तरंगी ने बताए 7, रस रत्न समुच्चय, योग रत्नाकर, भाव प्रकाश और शारंग ने बताए 11। ठीक है। तो रस तरंगिनी ने 4 क्रम बताए इन चारों से। ठीक है। रस तरंगिनी ने चारों से 4 क्रम बताए। कौन 4? रस रत्न समुच्चय, योग रत्नाकर, भाव प्रकाश और शारंग। स्वरभेद। स्वरभेद के प्रकार हमने शायद लास्ट वीडियो में भी देख लिए थे। 6 होते दोनों के अनुसार, लेकिन इन्होंने आचार्य चरक ने रक्तज और मेदज बताया और आचार्य सुश्रुत ने क्षयज और मेदज बताया। ठीक। नहीं, ऐसा था शायद कि आचार्य चरक 2 जगह अलग अलग बताया। एक जगह आचार्य चरक ने रक्तज और मेदज बताया, एक जगह उन्होंने काश वेगज और पीनसजन ने बताया। अरुचि। अरुचि को भक्तोपघात बोला है। आचार्य चरक ने 5 भेद बताया, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मानसिक। ठीक है। आजकल बहुत सारे ऐसे होते हैं कि स्ट्रेस वगैरह इन सब वजह से अरुचि होती है, तो मानसिक कारण बहुत ज़्यादा भी चल रहा है। मतलब अगर मेन रीज़न अभी देखें अरुचि का, तो मानसिक कारण होता है। बाकी बात पित्त कफ सन्निपातज तो ठीक है, एक तरह से तो बोल सकते हैं कि मानसिक कारण आगंतुज है, तो वह आगंतुज कारण शरीर में जाते हैं और फिर जो हमारे शारीरिक दोष है उनको विषम करते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। पर मेन रीज़न क्या होता है? उनका मानसिक कारण होता है। ठीक है। अब 2 वृहद अवस्था। जब गर्भ की उत्पत्ति होती है तो जो 9 महीने हैं उनमें से किस का महीने में 2 वृहद उत्पन्न होता है? 2 वृहद एक तरह की इच्छा होती है। जब शिशु के शरीर में हृदय की उत्पत्ति होती है तो जो शिशु की इच्छाएं हैं वो माता की इच्छाएं बन के प्रकट होती है, उसको 2 वृहद अवस्था बोलते हैं। तो आचार्य चरक ने 3 मास और काश्यप ने भी 3 मास, वाग्भट ने भी नहीं, सॉरी, आचार्य चरक और काश्यप ने 3-3 मास बोला है, सुश्रुत ने चतुर्थ मास बोला है, आचार्य वाग्भट ने 3 पक्ष से 5 मास। तो 3 पक्ष मतलब 45 दिन, तो 15th डे से लगाकर 150 तक, मतलब 5 महीने तक। तो हाँ, तो इन्होंने 1.5 महीने से 5 महीने तक बताया। तो आचार्य चरक और काश्यप ने 3 महीने, सुश्रुत ने 4 और आचार्य वाग्भट ने 3 पक्ष से 5 मास तक बताया। गर्भनाल छेदन कब करना, मतलब कितने अंगुल से करना है? अर्धधार शस्त्र से करना है तो ठीक है। जैसे ही शिशु का जन्म होता है उसके बाद में जो हम सद्य वो करते हैं, जो भी प्रोसीजर्स वगैरह करते हैं वो सब आता है, उसके अंदर आता है गर्भनाल छेदन। ठीक है। प्राण प्रत्यागमन, वो जरायु को हटाते हैं, मुख विशोधन करते हैं, ये सब चीज़ें होती है। तो उनमें से एक आता है गर्भनाल छेदन, जो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना होता है। तो कैसे काटते हैं? अर्धधार शस्त्र से काटते हैं, और स्वर्ण चांदी लोहे का शस्त्र होना चाहिए, ये सब चीज़ें बताइए। तो आचार्य चरक और सुश्रुत ने बोला 8 अंगुल पे काटते हैं, आचार्य वाग्भट ने बोला 4 अंगुल पे काटते हैं। आचार्य वाग्भट ने बोला है 4 अंगुल पे काटने के बाद में कुष्ठ तेल उसके ऊपर लगाना है। ठीक है, ताकि उसमें पाक वगैरह नहीं हो।
अन्नप्राशन कब होता है? वाग्भट के अनुसार षष्ठम मास और काश्यप के अनुसार 10वें मास में होता है। अब कर्ण वेधन का काल, तो सुश्रुत ने 6 व 7वें मास में और शुक्ल पक्ष में बोला है, और वाग्भट ने भी 6, 7, 8 बोला, लेकिन शिशिर आगम पर, शिशिर ऋतु के बाद में करना है। उसके बाद नाभिनाल कर्तन जन्य व्याधि है कि अभी हमने देखा नाभिनाल काटना तो चरक और सुश्रुत ने 8 अंगुल पे बोला है, वाग्भट ने 4 अंगुल पे बोला, लेकिन अगर वो अच्छे से नहीं हुआ या फिर उसमें कोई डिसीज़ हो गई तो कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती है? आचार्य चरक ने 4 बताई और आचार्य वाग्भट ने 2 बताई। वहाँ भी आचार्य वाग्भट ने आधा करा था, 8 और 4, यहाँ पे 4 और 2। तो कौन कौन सी? उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका। और आचार्य वाग्भट ने विनामिका और विजृंभिका दोनों एक्स्ट्रा बताई है, सॉरी सिर्फ दोनों ही बताई है। तो आचार्य चरक ने उत्तुंडिका, पिंडलिका, विनामिका और विजृंभिका, और वाग्भट के अनुसार विनामिका और विजृंभिका ही है। दंतोद्भेद का काल कि कौन से माह में शिशु में दांत की उत्पत्ति होती है? तो काश्यप के अनुसार 4 से 8 मास में और वाग्भट के अनुसार 8वें महीने में। वमन विरेचन के व्यापक कितने हैं? आचार्य चरक के अनुसार 10, वाग्भट के अनुसार 12 और सुश्रुत के अनुसार 15। 10, 12, 15 CVS। ठीक है। अगर वमन विरेचन में कुछ डिसीज़ हो गई तो हम सबसे पहले हमारा हमसे सोच लो कि कोई भी अगर हम अच्छे से पंचकर्म करा रहे हैं और नहीं होगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु तो मेन हार्ट होता है, तो CVS चरक, सुश्रुत, वाग्भट 10, 12, 15। ठीक है। अब बस्ती नेत्र का प्रमाण, तो बस्ती नेत्र कितना कितना होना चाहिए, ये बहुत अगर समझ में आ जाए तो ये बहुत ईजी है, और नहीं समझ में आए तो ये सबसे कन्फ्यूजिंग चीज़ है। ठीक है, तो हम अच्छे से समझते हैं। आचार्य चरक के अनुसार पहले चालू करते हैं। नेत्र का लंबाई कितनी होनी चाहिए? 6 वर्ष वाले में 6 अंगुल, 12 वाले में 8 अंगुल और 20 वाले में 12 अंगुल। ठीक है, तो हमको पहले 2 बढ़ाना है, फिर 4 बढ़ाना है, और आयु में क्या करना है हमको? 6, 12, 20। तो ठीक है, तो 6 वर्ष में तो 6 अंगुल है, लेकिन 12 वर्ष वाला बच्चा भी इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसको डबल करते, तो हमने सिर्फ 4 अंगुल बढ़ाया, तो 8 अंगुल हो गया, और 20 वर्ष वाले में 12 अंगुल। और छिद्र का आकार कैसा होगा? मूंग, मटर और करकंदू के समान। 6 वाले में मूंग के समान, 12 वाले में मटर के समान और 20 वाले में करकंदू के समान। ठीक, अब आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखते हैं। लंबाई 1 वर्ष वाले में 6 अंगुल, 8 वर्ष वाले में 8 अंगुल। ठीक है, 16 वर्ष वाले में 10, 25 में 12 और उसके बाद में सब में 12 ही 12। 8, 6, 8, 10 और 12 हो गई। 1 वर्ष में सबसे कम मतलब 6 अंगुल तो सबसे कम है ही। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 8 वर्ष में बताया तो 8 अंगुल हो गया। 16 में 10, 25 में 12 और 70 में भी 12। मोटाई कितनी होनी चाहिए? कनिष्ठिका अंगुली, फिर अनामिका, फिर मध्यमा, फिर अंगुष्ठोत्तर। फिर छिद्र का प्रमाण मूंग, उड़द, मटर और कोलस्थी। तो सब कुछ 25 और 70 में लगभग सब चीज़ें सेम है, बस मात्रा अलग अलग है। ठीक है, मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 वर्ष वाले में 2%, 8 वाले में 4%, 16 वाले में 8%, 25 वाले में 12 और 70 वाले में वापस 16 वर्ष के समान, कितना? 8। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि 70 वर्ष वाले व्यक्ति में बस्ती द्रव्य की मात्रा कितने वर्ष वाले व्यक्ति के समान है? तो 16 वर्ष वाले व्यक्ति के समान है। ठीक है, और अगर वैसा पूछ ले 70 वर्ष वाले व्यक्ति में छिद्र का प्रमाण कितने वर्ष के बराबर, तो छिद्र का प्रमाण, मोटाई और लंबाई तीनों 25 वर्ष वाले व्यक्ति के समान है। उसका आता है व्रण नेत्र हेतु लंबाई, कि अगर व्रण में हम व्रण बस्ती होती है उसके हेतु कितनी लंबाई होगी? 8 अंगुल, और मूंग के प्रमाण का होगा उसका क्षेत्र। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने पूरा 1 से लगाकर 70 तक का एक बताया कि इतने 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 बढ़ाना है, और ये सब 1 वर्ष वाले से कम में 5 अंगुल, 1 से 6 में 6 अंगुल। ठीक है, फिर 7 वाले में 7 अंगुल, 12 वाले में 8, 16 में 10 और 20 में 12 अंगुल। इस चीज़ को ना आप अभी ना सिर्फ एक किसी आचार्य की याद करना, अभी आप चरक का करो, जब नेक्स्ट टाइम पे पढ़ोगे ना तब सुश्रुत का करना, और उसके बाद में वाग्भट का करना। अब नाम दोष कि बस्ती नेत्र, बस्ती पूटक, बस्ती दाता, बस्ती दोष, ये सब कितने कितने? तो बस्ती नेत्र के कितने हैं? 8 चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार 11। बस्ती पुटक के दोष 8 चरक के अनुसार, सुश्रुत ने 5 बताए। बस्ती दाता के सुश्रुत चरक के अनुसार 10 और सुश्रुत ने 6, और बस्ती का दोष सिर्फ चरक ने बताए 12। तो नेत्र के 8, पुटक के भी 8, बस्ती दाता के 10 और बस्ती दोष 12, और सुश्रुत ने बस्ती नेत्र में 11, बस्ती पुटक में 5 और बस्ती दाता के 6 बताए। तो कौन कौन से हैं?
बस्ती नेत्र के दोष जो थे 8। ह्रस्व छोटा, दीर्घ बड़ा, तनु पतला, स्थूल मोटा, जीर्ण पुराना, शिथिल बंधन है तो उसका बंधन ढीला होगा, पार्श्व तो उसके पार्श्व में कोई छिद्र होगा, और वृक्क मतलब टेढ़ा। तो इस तरह बस्ती नेत्र के दोष है। अब बस्ती पुटक के दोष, तो बस्ती पुटक के दोष कितने हैं? 8। विषम होगा, मांसल होगा, छिद्र होंगे उसमें, स्थूल होगा, जाल युक्त होगा, वातल उसमें हवा भरी होगी, इसमें फिसल रहा होगा, क्लीन में चिपचिपा होगा। बस्ती दाता कि बस्ती देने वाला अगर किस तरह से उसको देना चाहिए, अगर उसने वात युक्त दे दी, अति द्रुत बहुत जल्दी उस शिफ्ट थोड़ा उठा के धीरे टेढ़ा करके, उल्लुप्त बार बार निकाल रहे डाल रहे, कंपित हाथ काँप रहे, अति मतलब बहुत ज़्यादा अंदर डाल दिया, भायक बाहर ही रह गया, मंद बहुत धीरे धीरे, अति मतलब बहुत तीव्र गति से डाल दिया, तो ये सब क्या होंगे? उसमें दोष उत्पन्न करेंगे बस्ती में। ठीक है, तो ये दोष हो गए। अब सुश्रुत अनुसार कुल बस्ती दोष कितने हैं? 76। तो बस्ती दोष चरक के अनुसार 12 है और सुश्रुत के अनुसार 76 है। कुल वाले मतलब सभी बना दिए उन्होंने। कौन कौन से? वेद्य और आतुर निमित्त उपद्रव, कि वेद्य या फिर रोगी जिनकी वजह से कोई उपद्रव हो रहा है तो 44 उपद्रव हो सकते हैं। आतुर निमित्त कितने? 15। वेद्य निमित्त कितने? 8। और इसने वापस ना आने पर कितने? 9। ठीक है, तो इस प्रकार 76 हो गए। अब आ जाता है निरू बस्ती निर्माणार्थ मात्राएं। अगर हमको निरू बस्ती बनानी है तो हमको कितनी कितनी मात्रा में डालना है? औषध द्रव्य का स्वाद कितना है लेना है? 1/5 भाग। वातज में इसने कितना डालना है? 1/4। पित्तज में 1/6 और श्लेष्मज में 1/8। वैसे अगर हम वो भेषज में पढ़ेंगे क्वाथ में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा, तो उसमें भी ऐसा है कि अगर हमको शर्करा, मधु और घृत ऐसा है, हाँ, तो वात वाले में शर्करा डालेंगे 1/4, पित्त वाले में और पित्त वाले में डालेंगे 1/6 और कफ वाले में डालेंगे 1/8। घृत का नहीं था। और फिर मधु डालेंगे तो वात वाले में 1/8, पित्त वाले में 1/6 और कफ वाले में 1/4। ठीक है, वैसे वात वाले में इसने डालेंगे 1/4, पित्त वाले में 1/6 और कफ वाले में 1/8। नीरू बस्ती की मात्रा 6 महीने से 1 वर्ष तक कितनी है? 1%। उसके बाद 12 वर्ष तक आधा आधा बढ़ाना है, 12 वर्ष में 6%। उसके बाद 18 वर्ष तक एक बढ़ाना है, तो 18 में 12%। तो 18 से 70 तक 12 है, लेकिन 70 वर्ष में 16 वर्ष की मात्रा मतलब 10%। तो पहले 1 में आधा है, लेकिन आधा आधा बढ़ाना है कब तक? 12 तक। 12 में 6, फिर एक बढ़ाना है 18 तक। ठीक, फिर आता है उत्तर बस्ती। तो उत्तर बस्ती का प्रमाण कितना होना चाहिए? उत्तर बस्ती का जो नेत्र है वो कितना प्रमाण का होना चाहिए? तो स्त्रियों में 10 अंगुल और पुरुषों में 12 अंगुल आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने में स्त्रियों में तो 10 ही बोला है, लेकिन पुरुष में 14 बोल दिया है। ठीक है, स्त्रियों की कर्णिका कितनी? 4 अंगुल पर होती है और पुरुषों की कर्णिका मध्य में होती है। बस्ती नेत्र का छिद्र कैसा होना चाहिए? स्त्री में मोदक के प्रमाण का और पुरुष में सर्षप के प्रमाण का होना चाहिए। नेत्र का प्रवेश कितने कितने अंगुल तक प्रवेश कराना है, अंदर कितने अंगुल तक डालना है? तो आचार्य चरक ने बोला है कि स्त्री में योनि मार्ग में 4 अंगुल और मूत्र मार्ग में 2 अंगुल, और अगर बाला है तो उत्तर बस्ती देनी ही नहीं है, और मूत्र मार्ग में देनी है तो 1 अंगुल प्रवेश कराएंगे और पुरुषों में 6 अंगुल कराना है। फिर उत्तर बस्ती की मात्रा कितनी है? आचार्य चरक ने बोली आधा पल, और आचार्य सुश्रुत ने बोली है पुरुष में 1 प्रकुंज और स्नेह की मात्रा, और स्त्री में 1%, और क्वाथ की मात्रा पुरुष में 1% और स्त्री में 2%। चलो कहीं पे तो ऐसा अपन बोल सकते कि स्त्रियों में ज़्यादा देना है, तो सुश्रुत ने उत्तर बस्ती की मात्रा ज़्यादा बताई है। ठीक है, स्त्रियों में 1% स्नेह और 2% क्वाथ, और पुरुषों में 1 प्रकुंज स्नेह और 1% क्वाथ। मगर स्त्री में भी बस्ती 100 दिनार्थ क्वाथ देंगे तो वो 1% होंगे। नॉर्मली जो हम ग्रहण वाला या फिर किसी दोष का शमन करने के लिए दे रहे हैं तो 1 और 2% देंगे, लेकिन अगर बस्ती शोधन के लिए दें तो सिर्फ 1% क्वाथ ही देंगे। उसके बाद है तर्पण हेतु काल, कि अगर हम तर्पण कर रहे हैं किसी व्यक्ति का तो कितने समय तक हमको धारण करके रखना है। तो स्वस्थ नेत्र में 500 मात्रा, कफ वाले में 600, पित्त वाले में 800, रात वाले में 1000। अब यहाँ पे क्या कफ में कम क्यों आया? क्योंकि मैक्सिमम टाइम ना घृत से तर्पण करते हैं, तो उससे ना कफ से ना घी मतलब घी से ना कफ बढ़ जाएगा,
तो इसलिए कफ वाले में कम है। स्वस्थ में तो 500, कफ में 600, पित्त में 800 और वात वाले में 1000। अधिष्ठान में से तो संधि और वर्तम को एक्सचेंज करना है, ठीक है, बाकी हमको लाइन से जाना है। तो वर्तम अगर 100 है, संधिगत 300 है, तो ये हमको याद रखना है, क्योंकि हम क्या संधिगत से चालू होंगे तो सबसे पहले 100 बोलेंगे, लेकिन संधिगत में 300 और वर्तमगत में 100। शुक्लगत 500, कृष्णगत 700, दृष्टिगत 800 और सर्वगत 1000। अगर दोष कम है तो एक दिन बस एक ही दिन, मध्यम अवस्था में तो 3 दिन और प्रबल अवस्था में तो 5 दिन तक करना है। ये होगा तर्पण। अब आता है पुटपाक, ये भी दोष के अनुसार है। कफज रोगों में 1 दिन, पित्तज में 2 दिन और वात में 3 दिन। और उसमें क्या था, न्यून वाले में 1 दिन, मध्यम वाले में 3 दिन और ज़्यादा होंगे दोष तो 5 दिन तक करना है। अब पुटपाक अगर वो हम किस काम के लिए पुटपाक कर रहे हैं, जैसे तो अगर हम लेखन कर रहे हैं तो 1 दिन तक 100 मात्रा तक धारण करें, क्योंकि लेखन बहुत स्क्रैपिंग है, ज़्यादा हम नहीं कर सकते। स्नान तो 2 दिन और 200 मात्रा तक, और रोपण करना किसी चीज़ की हीलिंग के लिए कर दो तो 3 दिन और 300 मात्रा तक, ठीक है। जो सेक है वो पुटपाक से 2 गुना। तो लेखन के लिए 200 मात्रा काल, स्नान के लिए 400 और रोपण के लिए 600। आश्चोतन डालना है तो लेखन के लिए 7 से 8 बूंद, स्नेहन के लिए 10 बूंद और रोपण के लिए 12 बूंद। हम देखें क्योंकि उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से, क्योंकि लेखन वाला बहुत स्क्रैपिंग करेगा, बहुत ज़्यादा रुक्षता हो जाएगी। स्नेहन वाला ज़्यादा स्नेहन कर देगा तो कब बढ़ जाएगा, और रोपण वाला तो प्रसादन करेगा, हीलिंग पावर अच्छी करेगा, इसलिए। और शिरोवस्त्र धारण काल तर्पण से 10 गुना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था 500, तो हमें 5000 आएगा, 6000, 8000 और 10000 ऐसे होगा। तो देखते हैं हम अंजन। तो गुटिका अंजन और रसांजन की मात्रा, लेखन वाला 1 रेणु, प्रसादन वाला 1.5 रेणु, रोपण वाला 2 रेणु। और चूर्णांजन, लेखन में 2 शलाका, प्रसादन में 3 शलाका और रोपण में 4 शलाका। अब अलग अलग रस वाले अंजन के लिए अलग अलग पात्र है। तो मधुर रस वाले को स्वर्ण के पात्र में रखेंगे, अम्ल रस वाले को रजत, लवण वाले को मेषरंगी, कट्टू वाले को वैदूर्य, तिक्त वाले को कांस्य और कषाय वाले को ताम्र या लोह में रखेंगे, ठीक है। मधुर वाले को स्वर्ण में, रजत वाले को अम्ल वाले को रजत में, लवण वाले को मेषरंगी, कट्टू वाले को वैदूर्य, तिक्त वाले को कांस्य और कषाय वाले को ताम्र। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो हमको पता है SRM VK2 ठीक है। तो SRM VKT क्या है, अंजन पात्र। SRM VKT स्वर्ण, रजत, मेषरंगी, वैदूर्य, कांस्य और ताम्र। उसके बाद देखते हैं अंजन शलाका, कि अंजन शलाका कैसी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें। तो मल्लिका पुष्प सदृश कलाई के परिमाण की मोटी होनी चाहिए। जो चमेली का पुष्प होता है ना, उसकी जो कली होती है वैसी उसके समान मोटी होनी चाहिए, समान उसके जैसे आकार की, और कलाई मतलब मटर के समान मोटी होनी चाहिए। लंबाई 8 अंगुल होनी चाहिए। रोपण के लिए लोहे की शलाका, लेखन के लिए तांबे की और प्रसादन के लिए स्वर्ण की शलाका करेंगे। स्वर्ण वाली चीज़ें हमको याद होनी चाहिए, स्वर्ण वाला मधुर रसता, स्वर्ण प्रसादन करता है, ठीक है। श्रेष्ठ काल क्या है, तर्पण के लिए पूर्वाहन और अपान, सुबह और शाम। सेक और आसन के लिए पूर्वाहन, मध्याह्न, सायं और सिरोबस्ती सायं। सिरोबस्ती का सिर्फ याद रखना, क्योंकि सायं सिर्फ सायंकाल आएगा तो हम लोग टीके नहीं लगाते, हमको ऐसा लगता है कि हर चीज़ सुबह सुबह से करनी चाहिए, लेकिन सिरोबस्ती का काल क्या है, सायंकाल। शुद्ध शुक्र के लक्षण, आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने, सारंगधर ने बोला स्फटिकाभम। चरक, सुश्रुत, वाग्भट और सारंगधर ने बोला मधुगंधी और वाग्भट ने बोला तेलगंधी। तो चरक ने बोला स्फटिकाभम मधुगंधी, सुश्रुत ने भी यही बोला है, सारंगधर ने भी यही बोला है, लेकिन वाग्भट ने बोला मधुगंधी और तेलवर्णी। और शुद्धार्थों के लक्षण क्या है, गुंजाफल सवर्णम च पद्मालक्त सन्निभम, इंद्र गोपंग समकाशम, इंद्र गोप भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। और सुश्रुत ने सशासक प्रतिपम यद्दलाक्षरसोपम। तो मतलब सबने लाल वर्ण बताया, लेकिन अलग अलग, गुंजा फल के समान, खरगोश के रक्त के समान, पद्मा लक्त के समान, इंद्रगोप के समान, लाक्षा के समान, ऐसा है। फिर मानस प्रकृतियाँ, आचार्य चरक और सुश्रुत का सेम है। सात्विक में 7, रजस में 6 और तामस में 3। तो सात्विक में ही 7 है। राजस राक्षस 6। तो राजस हम राक्षस को याद रखेंगे, तो राक्षस में 6 आता है, तो 6। और तामस से तामस, त से 3। लेकिन आचार्य काश्यप ने क्या बोले हैं,
सात्विक में 8, राजस में 7 और तामस में 3। इन्होंने 2 एक्स्ट्रा बताइए, सत्व और रज में एक्स्ट्रा कर दे। और तम वाला तो ऐसे भी आलसी होता है, उसमें एक और बढ़ा के कोई मतलब नहीं है इसलिए। अब गर्भ में गर्भाशय की स्थिति कैसी होती है कि जो गर्भ है मदर का यूट्रस, उसमें बेबी कैसा होता है। तो आचार्य चरक ने बोला गर्भस्तु खलु मातु पृष्ठ अभिमुख ऊर्ध्व शिरा संकुच अंग अन्यस्ते अंग कुक्ष। कि पृष्ठ अभिमुख, पृष्ठ के अंदर जो पीठ है ना उसकी तरफ उसका मुख होता है, सिर ऊर्ध्व में होता है और उसके अंग पूरे संकुचित होते कर कहाँ रहते हैं, कुक्षी में रहते हैं। और आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला आभुग्न अभिमुखे रहते स योनि शीर्षा याति स्वभावतः प्रसव। उसका मुख ऐसे तो ऊपर होता है लेकिन जब प्रसव होता है तब उसका सिर योनि की तरफ आ जाता है। धात्री, अगर शिशु मतलब माता को दूध नहीं आ रहा है या फिर मदर में कोई डिसीज़ है या फिर ऐसा है कि मतलब धात्री होनी चाहिए एक नहीं, अभी तो सबके पास धात्री होती है लेकिन पहले नहीं होती थी। तो अगर हम धात्री रख रहे हैं शिशु का पालन करने के लिए, अगर उसके स्तन में कोई दोष है, उसका शीर सही से नहीं बन रहा है, लैक्टेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसका लैक्टेशन कौन कराएगा, धात्री कराएगी। धात्री कैसी होनी चाहिए। तो आचार्य चरक ने क्या बोला समान वर्णा यौवनाया, यौवन अवस्था वाली होनी चाहिए और शिशु के समान वर्ण की होनी चाहिए। और सुश्रुत ने क्या बोला श्याम वर्णी धात्री श्रेष्ठ, कि जो श्याम वर्ण वाली होगी वो श्रेष्ठ है। नवजात शिशु परिचर्या, अभी हमने जो नाभिनाल छेदन देखा था वो नवजात शिशु परिचर्या के अंदर आता है। तो प्रथम क्या होता है, क्योंकि सबने बताए हैं अलग अलग, लेकिन सबसे पहला कौन सा है, आचार्य चरक ने बोला प्राण प्रत्यागमन, मतलब उसको ना हम रेस्पिरेशन हार्ट बीट वगैरह सब चेक करेंगे। उन्होंने बताया कि कष्टकपालिका पत्र से उसको मतलब बजाना है, कान कष्टकपालिका से हवा करनी है, फिर उसके कान में ना जो कंकड़ है वो पत्थर बचाने हैं, फिर मंत्र का उच्चारण करना है, शीतोष्ण उदक से उसके ऊपर डालना है, थोड़ा प्रक्षेपण करना है। ठीक है। सुश्रुत ने क्या बोला मुख विशोधन, की शहद में थोड़ा लवण डाल के उसके मुख को साफ करना है ताकि अगर कुछ फ्लूइड वगैरह अंदर है तो वो साफ हो जाए। वाघभट ने बोला उर्वरा परिमार्जन, जो प्लेसेंटा के बाद एक जो पतली सी लेयर होती है उसको हटाना क्या होता है, उर्वरा परिमार्जन होता है। ठीक है। आहार मात्र पुनर्अग्नि बलापेक्षिणी, ये यहाँ बोला चरक सूत्र 5 मात्रा स्थिति अध्याय में, और मात्रा पुनर्अग्नि बल आहार द्रवापेक्षिणी अष्टांग संग्रह सूत्र 11 में बोला है। क्या है कि जो आहार की मात्रा है ना वो अग्नि बल की अपेक्षा करती है। ठीक है। अब आगे आते हैं मूत्र के गुण। तो आचार्य चरक ने क्या बोला है, मूत्र कफ शामक है, वातानुलोमक है और कफ पित्तम अधोभागम। ठीक है। कर्ष पित्तम अधोभाग, तो पित्त को अधोभाग से निकाल देता है। वाघभट ने पित्त वर्धक बोला है, सुश्रुत ने त्रिदोष शामक बोला है। तो चरक ने कफ शामक बोला है, वाघभट ने पित्त वर्धक बोला है और सुश्रुत ने त्रिदोष शामक बोला है। तो इसी के साथ हमारा पेज नंबर 15 तक खत्म होता है। इसमें ये पेज थोड़ा हम अभी तक अपन ने जितने पढ़े उनमें से ये वाले जो क्लासेस में थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है। एक तो इसमें अंजन वगैरह सब आ गया, तो इनको ऐसे याद रखो कि तर्पण से 10 गुना ज़्यादा है शिरोबस्ती। ठीक है। संधि वर्त में शुक्ल कृष्ण दृष्टि सर्वगत सब लाइन से आएंगे, लेकिन संधि और वर्तमगत में पहले ऊपर 300 फिर 16 आना है। ठीक है। फिर लेखन वाले की मात्रा देख लो, पुटपाक की 100 200 300 से 21 से डबल करनी है, ये हो गया। फिर ये थी अंजन पात्र, तो SRM विकेटी। बस्ती प्रमाण मात्रा तो हो गई, लेकिन ये जो नेत्र है कि बस्ती नेत्र कितने प्रमाण का, इसमें सिर्फ आप 1 या 2 जैसे चरक वाला और वाघभट वाला छोटा है तो अब इनको कर लो, फिर सुश्रुत वाली सारी चीज़ें फिर बाद में करना पड़ेगी। बाकी तो फिर ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे एंड्रॉइड टाइप की लिंक दी है वहाँ पर जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे इसी टाइप की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।